गवर्नमेंट बजट को समझ लिया तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का 50% पार्ट इजी हो जाता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोनिया राजपूत। आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी ये काम आता है, क्योंकि हर साल जब बजट आता है न्यूज चैनल्स, एक्सपर्ट्स सब इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे पैसा कलेक्ट करती है, कैसे स्पेंड करती है और बजट इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी को डिकोड करना। गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को शो करती है, वो भी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। इस बजट के थ्रू गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी या फिर जिसे हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं को रिवील करती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी को अचीव करना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बजट बताता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा ताकि देश की इकोनॉमी स्मूथली रन करे और डेवलप हो। गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज होती हैं उन्हीं को हम बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और इस पॉलिसी के दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, रिवेन्यू एस्पेक्ट्स और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। रिवेन्यू एस्पेक्ट यानी गवर्नमेंट कितना पैसा कलेक्ट करेगी और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट यानी गवर्नमेंट कितना और कहाँ पैसा स्पेंड करेगी। ये दोनों मिलाकर तय करते हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को कैसे गाइड करेगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के मेन ऑब्जेक्टिव्स की। ये ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। पहला है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पर खर्च करके जीडीपी को बूस्ट किया जाता है। दूसरा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट के थ्रू गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली अलोकेट किया जाए, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स को ज़्यादा सपोर्ट और हार्मफुल एक्टिविटीज़ को डिस्करेजमेंट। एंड थर्ड, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल होता है पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस, रोड्स, पार्क्स, जो प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली प्रोवाइड नहीं कर पाता। नंबर 4, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बजट के थ्रू टैक्सेस और सब्सिडीज का यूज करके गवर्नमेंट इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है, यानी कि रिच से टैक्स लेकर पुअर को सपोर्ट किया जाता है। नंबर 5, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बजट का एम होता है कि हर रीजन का डेवलपमेंट बैलेंस्ड रहे। बैकवर्ड एरियाज को स्पेशल स्कीम्स और फंड्स दिए जाते हैं। नंबर 6, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट बजट का एक मेजर ऑब्जेक्टिव रोजगार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, जैसे उसमें स्कीम्स, पब्लिक वर्क्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू। नंबर 7, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और फाइनली बजट का ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ताकि प्राइसेस स्टेबल रहे और इकोनॉमी स्मूथली चले। अब समझते हैं गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट बजट मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, बजट रिसीप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट्स ये वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट को मिलता है, जैसे टैक्स, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स और बोरोइंग्स के थ्रू। इन सिंपल वर्ड्स गवर्नमेंट की इनकम। और बजट एक्सपेंडिचर ये वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट खर्च करती है डेवलपमेंट स्कीम्स पर, डिफेंस पर, एजुकेशन पर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो ओवरऑल बजट का स्ट्रक्चर बताता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। बजट रिसीप्ट्स। बजट रिसीप्ट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट को एक साल में जितनी भी मनी रिसीप्ट्स मिलने वाली हैं उनकी एस्टिमेटेड अमाउंट, यानी गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेक्टेड इनकम ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। बजट रिसीप्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स। रिवेन्यू रिसीप्ट्स ये वो रिसीप्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट को बिना किसी लाइबिलिटी क्रिएट किए मिल जाती हैं, जैसे कि टैक्सेस, फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा। इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट पर कोई रीपेमेंट का प्रेशर नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है कैपिटल रिसीप्ट्स। ये वो रिसीप्ट्स होती हैं जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं या फिर गवर्नमेंट अपने एसेट्स रिड्यूस कर जाती है, जैसे कि बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन एक्सेट्रा। तो सिंपल वर्ड्स में कहें, रेवेन्यू रिसीप्ट्स इज इक्वल टू रेगुलर इनकम
और कैपिटल रिसीप्ट्स इज इक्वल टू बोरोड और एसेट रिलेटेड इनकम। रेवेन्यू रिसीप्ट्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली, इन रिसीप्ट्स से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, यानी गवर्नमेंट को बाद में कोई रीपेमेंट नहीं करनी होती, जैसे कि टैक्स रिसिप्ट मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इन रिसीप्ट्स से गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस नहीं होते, यानी गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट बेचकर पैसा नहीं लाती। इसीलिए रेवेन्यू रिसीप्ट को हम गवर्नमेंट की रेगुलर और नॉन रिपेबल इनकम कहते हैं। अब चलिए देखते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे कैसे मिलता है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट ये वो रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू मिलती है। इनमें इंक्लूड होता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी। ये सब गवर्नमेंट की मेजर रेगुलर इनकम सोर्सेज होते हैं। और दूसरा है नॉन टैक्स रिसिप्ट। ये रिसिप्ट टैक्स के अलावा किसी भी और सोर्स से आ जाती है। इनमें शामिल होते हैं फीस, जैसे लाइसेंस फीस, एग्जामिनेशन फीस। दूसरा फाइन, पेनल्टी पेमेंट, ठीक है। एस चीट, जब किसी का प्रॉपर्टी ओनर नहीं होता और वो गवर्नमेंट को मिल जाती है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जैसे कि रेलवेज, ओएनजीसी, एलआईसी के प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। डोनेशन ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट को हेल्प के फॉर्म में मिलते हैं। और स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल चार्जेस लगाए जाते हैं स्पेशल बेनिफिट्स के बदले। इन सिंपल वर्ड्स, टैक्स रिसिप्ट इज इक्वल टू टैक्सेस और नॉन टैक्स रिसिप्ट इज इक्वल टू टैक्सेस के अलावा सारे इनकम सोर्सेज। अब बात करते हैं टैक्स रिसीप्ट्स की। टैक्स बेसिकली एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो हाउस होल्ड्स, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, यानी टैक्स देना ऑप्शनल नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टैक्स पेयर गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट सर्विस या बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इन रिटर्न। ये पेमेंट इकोनॉमी को रन करने, डेवलपमेंट एक्टिविटीज और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है। इसलिए टैक्स रिसीप्ट गवर्नमेंट की मेजर और मैंडेटरी इनकम सोर्स होती है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जिसमें टैक्स का रेट इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, यानी जिसका इनकम ज्यादा है वो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टैक्स पे करता है। इससे रियल बर्डन रिच पर ज्यादा और पुअर पर कम होता है। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर जनरली प्रोग्रेसिव होता है। दूसरा, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में टैक्स रेट इनकम बढ़ने पर कम हो जाता है, यानी कि लोअर इनकम ग्रुप प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बर्डन बियर करता है और हायर इनकम ग्रुप कंपैरेटिवली कम बर्डन बियर करता है। इसीलिए इस सिस्टम में रियल बर्डन पुअर पर ज्यादा होता है और रिच पर कम। वैल्यू एडेड टैक्स। वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो प्रोडक्शन के हर स्टेज पर वैल्यू एडेड पर लगाया जाता है। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक जितनी वैल्यू ऐड होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। आज के टाइम में जीएसटी वैट का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है और इंडिया में जीएसटी को ही एक इम्पॉर्टेंट वैट सिस्टम माना जाता है। स्पेसिफिक टैक्स वो होता है जिसमें टैक्स कमोडिटी के यूनिट्स, साइज या फिर वेट के बेसिस पर लगता है, ना कि उसके प्राइस पर, जैसे पर लीटर, पर केजी, पर पैकेट के हिसाब से टैक्स लगाना। यानी वैट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड के हिसाब से टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी या फिर साइज के हिसाब से टैक्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका फाइनल बर्डन उसी पर्सन पर पड़ता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, यानी कि जिस पर टैक्स इम्पोज होता है वो ही उसको पे करता है और बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स। अगर आप पर इनकम टैक्स लगता है तो आप ही उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करोगे। इनडायरेक्ट टैक्स में इनिशियल बर्डन एक पर्सन पर होता है, लेकिन वो पर्सन ये बर्डन आगे किसी और पर शिफ्ट कर देता है। यानी टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल जीएसटी। शॉपकीपर पे पहले टैक्स लगता है लेकिन वो उसको प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर से रिकवर कर लेता है। नॉन टैक्स रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स जो गवर्नमेंट को टैक्सेस के अलावा किसी और सोर्सेज से मिलती हैं, यानी ये गवर्नमेंट की नॉन टैक्स इनकम होती है।
इसमें कई तरह के सोर्सेज इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि फीस, फाइन्स, एस्चीट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, डोनेशन, स्पेशल असेसमेंट। कैपिटल रिसीप्ट्स वो मनी रिसीप्ट्स होती है जो गवर्नमेंट को मिलती तो है, लेकिन उनके साथ दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ जाते हैं। पहला, ये रिसिप्ट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, मतलब गवर्नमेंट को फ्यूचर में इस पैसे को रीपे करना पड़ेगा, जैसे कि बोरोइंग्स। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करती हैं, यानी गवर्नमेंट अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, शेयर या लोन रिकवर करके पैसा ले आते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं रिकवरी ऑफ लोन, यानी गवर्नमेंट अपने दिए हुए लोन को वापस लेती है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज जैसे कि डोमेस्टिक लोन, एक्सटर्नल लोन। और तीसरा, अदर कैपिटल रिसीप्ट जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की। बजट एक्सपेंडिचर का सिंपल मीनिंग होगा गवर्नमेंट को पूरे फिस्कल ईयर में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसका एस्टिमेटेड अमाउंट, यानी कि गवर्नमेंट की प्लान्ड स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अपने इस एक्सपेंडिचर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट एक फिस्कल ईयर में करती है, जिससे ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज रिड्यूस होती हैं, यानी एक सिर्फ रेगुलर रूटीन डे टू डे फंक्शनिंग के लिए होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि वेज बिल या फिर सैलरी पेमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज और पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने जो लोन लिए होते हैं उन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, और एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज जैसे कि फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, डिफेंस परचेजेस, आर्मी के रूटीन ऑपरेशंस के लिए खर्च किया जाने वाला पैसा जो एसेट्स क्रिएट नहीं करता। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डेली फंक्शनिंग प्लस रूटीन पेमेंट, जिसमें कोई भी नया एसेट्स क्रिएट नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट एक फिस्कल ईयर में करती है, जिससे या तो एसेट्स क्रिएट होती है या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो जाती हैं, यानी इस खर्चे से इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे नए स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, गवर्नमेंट बिल्डिंग जो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करते हैं। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। और परचेज ऑफ शेयर्स, जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज या कॉरपोरेशंस में शेयर खरीदती है। नंबर 4, लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशन, ये लोन देने से गवर्नमेंट की लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाती है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एसेट्स क्रिएशन प्लस लायबिलिटी रिडक्शन, और ये इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ बजट, गवर्नमेंट के बजट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बैलेंस्ड बजट, मतलब बजट रिसीप्ट्स इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जितना पैसा कमा रही है या रिसीव कर रही है उतना ही पैसा वो खर्च कर देती है, इसको हम बैलेंस्ड बजट बोलेंगे। ये सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेयर होती है, लेकिन थियोरेटिकल स्टैंड पॉइंट से ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। और दूसरा है अनबैलेंस्ड बजट, जब रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होते तो बजट अनबैलेंस्ड हो जाता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। अब बात करते हैं डेफिसिट बजट की। डेफिसिट बजट उस सिचुएशन को कहते हैं जब गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीप्ट से ज्यादा हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जितना कमा रही है उससे ज्यादा पैसा वो खर्च कर रही है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा डेफिसिट बजट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और माइनस कर देंगे टोटल रिसीप्ट्स को, यानी कि रिवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट। डेफिसिट बजट मतलब गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा और इनकम कम, और इस गैप को गवर्नमेंट बोरोइंग से फिल करती है। ये डेवलपिंग कंट्रीज में काफी कॉमन होता है। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीप्ट्स से ज्यादा हो जाता है, मतलब डेली फंक्शनिंग या रूटीन एक्सपेंसेस पर गवर्नमेंट जितना खर्च करती है वो उसकी इनकम से ज्यादा हो जाता है। इसका जो फॉर्मूला है रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स, और ये तब होता है जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा हो। अब बात करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस की, यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं।
सबसे पहला इफेक्ट, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कट करना पड़ सकता है क्योंकि इनकम कम है और रूटीन खर्चे ज़्यादा। दूसरा इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ सकती है और बोरोइंग का मतलब होता है गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ का बढ़ जाना। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिवेन्यू डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में अपनी ऑनरशिप का कुछ हिस्सा बेचना। तो ओवरऑल रिवेन्यू डेफिसिट फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करता है और गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। फिस्कल डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट का टोटल खर्चा उसकी टोटल रिसीप्ट एक्सेप्ट बोरोविंग्स से ज़्यादा हो जाए। कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट जितना कमा रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही है। इसका फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। फिर शॉर्ट में समझ लो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। जब बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीप्ट्स से ज़्यादा हो जाए एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स का एस्टिमेशन होता है। इसी को हम ग्रोस फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है ग्रोस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड एंड प्लस नेट बोरोइंग्स एट होम। मतलब गवर्नमेंट को जितनी भी लोन रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो आरबीआई से हो, चाहे वो फॉरेन सोर्सेज से हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट से हो, सभी को ऐड करके ग्रोस फिस्कल डेफिसिट निकाला जाता है। ये गवर्नमेंट की ओवरऑल बोरोइंग नीड को दिखाता है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस। पहला, ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट मींस ग्रेटर गवर्नमेंट बोरोइंग्स, यानी कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए और ज़्यादा लोन लेना पड़ता है। दूसरा है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करके इकोनॉमी में पैसा भेजती है तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। नेशनल डेब्ट, बोरोइंग्स बढ़ने से देश का ओवरऑल डेब्ट भी बढ़ता है, जिससे फ्यूचर में रीपेमेंट का प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर 4, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। जब फिस्कल डेफिसिट हाई होता है तो ग्रोथ स्लो हो जाती है और जब ग्रोथ स्लो होती है तो डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ता है। इस तरह एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। और लास्ट है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा टाइम तक हाई रहा तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम हो सकता है और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, जो कि है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट वो डिफरेंस होता है जो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करने पर मिल जाता है। फॉर्मूला याद रखना, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सिंपल वर्ड्स में फिस्कल डेफिसिट बताता है कि गवर्नमेंट को कितना टोटल बोरोइंग चाहिए, जिसमें पुराने लोन्स का इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाता है। पर प्राइमरी डेफिसिट सिर्फ ये बताता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरोइंग चाहिए सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के बेसिस पर, बिना इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड किए। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू गवर्नमेंट की असली साल की बोरोइंग नीड, जिसमें पुराने लोन का इंटरेस्ट नहीं ऐड होता। अगर प्राइमरी डेफिसिट कम हो या ज़ीरो हो तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि ज़्यादा बोरोइंग इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से हो रही थी, करंट ईयर के खर्च की वजह से नहीं। प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस ऑलमोस्ट फिस्कल डेफिसिट जैसे ही होते हैं, बस एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है, प्राइमरी डेफिसिट में पास्ट लोन के इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट सिर्फ ये दिखाता है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग करनी पड़ रही है जब करंट ईयर का एक्सपेंडिचर करंट ईयर की रिवेन्यू रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाता है। अगर प्राइमरी डेफिसिट हाई हो तो इसका सिग्नल ये होता है कि गवर्नमेंट को अपने रेगुलर साल के खर्चों को पूरा करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ रही है, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से नहीं। और अगर प्राइमरी डेफिसिट लो हुआ या ज़ीरो हुआ तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेटर माना जाता है, क्योंकि एक्चुअल साल के खर्च ज़्यादा बर्डन नहीं क्रिएट कर रहे। ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट का करंट ईयर का एक्सपेंडिचर करंट ईयर की रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बराबर है।
इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को क्लियर करने के लिए बोरोविंग कर रही है, कोई एक्स्ट्रा नया खर्चा बोरोविंग से नहीं हो रहा। फॉर्मूला होगा प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाए तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर प्राइमरी डेफिसिट 6900 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट 400 करोड़ है तो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा 7300 करोड़। इसका सिग्नल ये होता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंसेस कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा साल का खर्चा बोरोविंग से नहीं चल रहा, सिर्फ पुराने लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ही बोरोविंग हो रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो फॉरेन एक्सचेंज रेट जल्दी ही अपलोड होगा। स्टे कनेक्टेड।